गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड को लीवर से, ब्लड को कहाँ से, लीवर से ब्लड को कैरी करके लाती है और किडनी में आने के बाद वो फाइन आर्टरियोल्स में टूट जाती है और वो आर्टरियोल्स जो है वो नेफ्रॉन में एंटर करती है जहाँ पे फिल्ट्रेशन वर्क होता है। ठीक है, और इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस फिल्ट्रेशन के अंदर आपका जो वेस्ट होता है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो या जो एक्सेस वाटर है आपके बॉडी के अंदर, जो एक्सेस आयन है आपके बॉडी के अंदर, इन सभी चीज़ों को वो निकाल कर बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो जब वो सेपरेट करता है इन चीज़ों को तो वो कहलाता है यूरिन। वो क्या कहलाता है? और यूरिन जो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन जो होता है उसमें कुछ इस तरीके होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लीवर वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन जो हमारे बॉडी का होता है, प्रोटीन में, तो प्रोटीन को ब्रेक करके और उनमें जो नाइट्रोजनस से प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सेपरेट आउट करते हैं और फिर जाके नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो यूरिया आपके बॉडी के अंदर है वो फॉर्म होता है और यही यूरिया हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कुछ फिल्ट्रेशन होके ही होता है। अब इसे समझो आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रीनल आर्टरी है और मान लीजिए कि यहाँ पर बीन शेप्ड किडनी है, ये आपका दोनों साइड बीन शेप्ड किडनी है। ठीक है, अब ये जो रीनल आर्टरी है आपका, ये रीनल आर्टरी जो है ये आने के बाद यहाँ पर ये ब्रेक डाउन कर जाता है दो में और ये एंटर करता है आपके किडनी के अंदर। ये किसके अंदर एंटर कर रहा है? किडनी के अंदर। अब किडनी में ये जैसे मान लीजिए गया तो ये इस तरीके से फाइन आर्टरियोल्स में टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी गया, इट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू फाइन आर्टरियोल्स। ये क्या चीज़ में टूटने लगते हैं? दे आर स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन इनटू फाइन आर्टरियोल्स। अब ये आर्टरियोल्स जो होते हैं ये नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है। अब जो हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर एक लेयर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, और नीचे अंदर में जो होता है वो मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स पे मेनली हमारा नेफ्रॉन लाइज करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ नेफ्रॉन है, मान लीजिए कि ये कप शेप नेफ्रॉन है, तो जो आर्टरियोल है वो यहाँ पर ऐसे आएगा, इसमें कैपिलरी सिस्टम में टूटेगा और ऐसे निकल जाएगा। अब यदि हम इसको मैग्नीफाई करें तो क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन होता है जिससे किडनी बना हुआ होता है वो कुछ इस तरीके का शेप का होता है, और वो यहाँ आने के बाद इस तरीके से ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। तो
इस तरीके का कुछ नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन का ये जो कप शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे देता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो कप के शेप का है, ये तो बोमैन्स कैप्सूल है। ये जो आपको यहाँ पे जिगजैग वे में दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है, पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप, ठीक है। ये नीचे आ रहा है तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग हेनलीज लूप, और ये ऊपर जा रहा है, ये पतली सी जो ट्यूब टाइप के दे रहे हैं, असेंडिंग हेनलीज लूप, ठीक है। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जिसमें ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब इसमें क्या होता है, जो रीनल आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल्स में टूटता है रीनल आर्टरी, तो उसका जो आर्ट्रियोल है वो ऐसे आता है, और यहाँ आने के बाद एक कैपिलरी सिस्टम के अंदर वो यहाँ पे टूटता है। तो मान लीजिए ये कैपिलरी सिस्टम है जिसमें आर्ट्रियोल टूटा है, ये मान लीजिए कैपिलरी सिस्टम है। तो ये जो आर्ट्रियोल आ रहा है, एंटर कर रहा है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल। जबकि ये जो बाहर इसको लेके जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से जो रीनल आर्टरी था, वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपका, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने साथ कैरी करके ला रहा था लीवर से, और लाने के बाद डायरेक्ट किडनी के अंदर एंटर करता है, और वहाँ पर वो एफरेंट आर्ट्रियोल में टूटकर और नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में जाता है, और वहाँ एक कैपिलरी सिस्टम में टूटता है, और इस कैपिलरी सिस्टम को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस में टूटा, ठीक है, कैपिलरी सिस्टम में। अब होता क्या है देखिए, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ऐसे आया ब्लड को कैरी करके, और यहाँ कैपिलरी सिस्टम में टूट गया। जो बोमेन्स कैप्सूल का ये वाला लेयर है, ये भी काफ़ी थिन होता है। कैपिलरी सिस्टम तो ये भी थिन है, तो इस कारण से क्या होगा यहाँ पर, और ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल का एग्जिट वाला पार्ट है, ये नैरो होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो नैरो होने के कारण क्या होगा, यहाँ एक प्रेशर डेवलप होगा, और जो ये प्रेशर डेवलप होगा, ये प्रेशर उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि ये जो आ रहा है, यहाँ से ये एफरेंट आर्ट्रियोल आपका क्या है, ब्रॉडर है, ये इफरेंट नैरोअर है। तो जब ये ब्रॉडर है, ये नैरोअर होगा, तो एरिया यहाँ कम हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर बनने लगेगा। इस प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो जो आपका ये ब्लड है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लीवर एंड कैरिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आयन, वो यहाँ कैपिलरी सिस्टम में टूटा है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। और इसमें ये आने के बाद ब्लड यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, तो जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो आपका यूरिन फॉर्मेशन, उसके अंदर 3 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, और जो तीसरा स्टेप है
दैट इज सिक्रीशन। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं। अब पहले समझ लीजिए कैसे कैसे होता है। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, यहाँ ग्लोमेरुलस में जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे ब्लड का प्रेशर डेवलप हुआ, क्योंकि ये कैपिलरी सिस्टम है तो ये थिन होगा ही, जो वुमेन्स कैप्सूल का ये वॉल है वो भी थिन होता है। तो इस कारण से यहाँ पे ये फिल्टर होता है। जैसे चाय की छन्नी होती है तो उसमें तो चाय की पत्ती ऊपर ही रह जाती है और जो मिल्क और वाटर है उनके पार्टिकल छोटे होते हैं, इसीलिए वो नीचे आते हैं। तो ऐसे ही जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो ब्लड सेल से ही रह जाएगा और जो प्लाज्मा है वो इसमें फ़िल्टर कर जाएगा। और ये जो फ़िल्टर होता है, ठीक है, इससे फिल्ट्रेशन वर्क को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा मतलब स्मॉल, तो स्मॉल साइज के पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेट आया, ठीक है, इट विल बी कंटेनिंग यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी छोटा होगा वो सब आएगा। जैसे मान लो चाय की छन्नी है और चाय की छन्नी में आप चाय डालते हो और यदि चाय पत्ती की पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, बुरादा है, तो वो भी नीचे देखना कप के नीचे जम जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो या यूज़फुल प्रोडक्ट हो सभी इसमें फ़िल्टर होंगे, ठीक है। और ये फ़िल्टर यहाँ से ऐसे होता हुआ, तो इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करें, ये पीसीटी में आएगा। अब दूसरी बात, एक और चीज़ समझिए, जो आपका ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड निकल रहा है ये कंसंट्रेट हो चुका है, क्योंकि प्लाज्मा निकल गया, केवल ब्लड सेल यहाँ बचा हुआ है, कुछ अमाउंट में प्लाज्मा होगा। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो यहाँ से ऐसे घूम कर आता है, ऐसे घूम कर आएगा और इन सभी के चारों तरफ, इनके चारों तरफ इस तरीके से एक कैपिलरी सिस्टम में टूट जाता है। और इस कैपिलरी सिस्टम को हम वासा रेक्टा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा, ठीक है। तो जो ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट जब पीसीटी में जाएगा, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये पीसीटी है, तो जब ये पीसीटी में जाएगा तो पीसीटी सेलेक्टिबल परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के प्रति ये परमिएबल होता है, मतलब परमिट करता है कि वो इसमें वॉल से निकलकर और जो कैपिलरी सिस्टम है इफरेंट आर्ट्रियोल वाला जिसे वासा रेक्टा कर रहे हैं उसमें वो चला जाए, ताकि ब्लड अपने कंपोजिशंस को मेंटेन कर सके। तो इसमें जैसे ही फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट आते ही क्या होगा, ये फिल्ट्रेट जब पीसीटी में जाएगा तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से सीप आउट करके और वासा रेक्टा में वो जाने लगेंगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड अपने नॉर्मल कंपोजिशन को मेंटेन करना शुरू कर देगा। उसके बाद तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक बार आप समझिए जब हमने फूड लिया था न्यूट्रिशन प्रोसेस में तो वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पर दोबारा ये इसमें से निकलकर और ब्लड वेसल में जा रहा है, इसीलिए हम इसे रीएब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेट फिर हेनलीज लूप में जाएगा। हेनलीज लूप का जो ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग पार्ट जो है, दिस इज़ परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर कहने का मतलब है कि इसमें वाटर परमिट करेगा केवल कि वो सीप आउट करे और वासा रेक्टा में जाए। तो धीरे धीरे पानी जो है वो इसके अंदर जाने लगेगा, जिससे कि जो आपका फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट आपका कंसंट्रेट होते चला जाएगा और ब्लड डाइल्यूट होते चला जाएगा, क्योंकि ब्लड में पानी जा रहा है और किसी चीज़ में पानी जब ऐड होता है तो पानी डालना मतलब डाइल्यूट होना, और पानी निकलना मतलब कंसंट्रेट होना। तो जो हमारा ब्लड है वो तो डाइल्यूट होगा और जो फिल्ट्रेट है इस ट्यूब्यूल के अंदर वो कंसंट्रेट होने लगेगा। फिर जैसे ही हम ये ऊपर जाएंगे, दिस इज़ असेंडिंग हेनलीज लूप। ये क्या है हमारा? असेंडिंग हेनलीज लूप। और इस असेंडिंग हेनलीज लूप जो होता है
दिस इज़ परमिएबल टू आयंस एंड नॉट वाटर। तो इसमें पानी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो बंद हो जाएगा और आयन एब्जॉर्ब होने लगेंगे। तो आयन एब्जॉर्ब होंगे तो उससे क्या होगा, जो ये फिल्ट्रेट है ये फिल्ट्रेट डाइल्यूट होने लगेगा, क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है, जो उसके सॉल्यूट है वो निकल रहे हैं। और ये आयंस कहाँ, भाषा रेक्टा में के अंदर जाने लगेगा, ब्लड के अंदर जाने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक ये आयंस एब्जॉर्ब होंगे एंड दिस, यहाँ तक के स्टेप को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो डीसीटी में, ये डीसीटी है आपका, इसके अंदर एंटर करता है। और डीसीटी में जब एंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, दीज रिसेप्टर्स, ये जो रिसेप्टर्स हैं, दे विल बी सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो यहाँ जो वासा रेक्टा है तो उसका जो ब्लड के अंदर कंपोजिशन होगा उसके इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन तक भेजता है कि वेदर द ब्लड इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेट। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्लड कंसनट्रेटेड होगा, या वो नॉर्मल स्टेट में होगा, या वो डाइल्यूट होगा। ये तो तीन चीज़ हो सकता है। या तो ब्लड, यहाँ पे पहुँचने वाला जो ब्लड आया वासा रेक्टा के अंदर वो कंसनट्रेट होगा, उसमें अभी पानी की और ज़रूरत होगी, या वो अपने नॉर्मल कंपोजिशन, ब्लड अपनी नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लाज्मा निकल गया था, तो इससे प्लाज्मा निकलने, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, तो इससे जो इफरेंट आर्टरियोल में ब्लड गया, ठीक है, जो कि वासा रेक्टा में टूटा था, वो कंसनट्रेट हो चुका था, ठीक है, इसीलिए पानी और ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है ताकि वो नॉर्मल कंपोजिशन को अपने अटेन कर सके। तो ये जो कंसनट्रेटेड ब्लड हुआ तो उसमें क्या होगा, यदि ब्लड कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर जो वासा रेक्टा है इसमें ब्लड कंसनट्रेटेड है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के पास जाएगा। और पिट्यूटरी जो है वो एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज़ करेगा। और जैसे ही रिलीज़ करेगा ये ब्लड के साथ आएगा एंड इट विल एक्ट ओवर द डीसीटी। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ओवर द डीसीटी। और ये डीसीटी को परमिएबल टू वाटर बना देगा। क्या बना देगा? परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर करने का मतलब है ये जो फिल्ट्रेट डीसीटी में मूव कर रहा है, डीसीटी में मूव कर रहा है, उसमें से पानी जो है वो सीप आउट होके वासा रेक्टा में जाने लगेगा। इससे क्या होगा, जो ब्लड कंसनट्रेटेड है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके, तो ये सिक्रीशन पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड अपने नॉर्मल कंपोजिशन को करता है और उसके बाद जो फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में गिरता है, इस फिल्ट्रेट को हम यूरिन कहते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो सब मिलकर यूरेटर में ओपन होते हैं और यूरेटर में वो पोर कर देते हैं यूरिन को, और यूरेटर कलेक्ट करके उसे कहाँ ले आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस तरीके से यूरिन का होता है। तो ये जो कंसनट्रेटेड था तब क्या हुआ, पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन गया, वो एडीएच रिलीज़ किया, एडीएच जाके एक्ट किया डीसीटी के ऊपर, और डीसीटी जो कि इम्परमिएबल होता है, एडीएच के एक्ट होने के कारण परमिएबल टू वाटर हो गया और इस फिल्ट्रेट से वाटर निकलने लगा, जिससे कि ब्लड अपनी नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर सके। जब वो नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर लेगा तो ये एडीएच रिलीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका फिल्ट्रेट है वो पानी उसमें से वासा रेक्टा में नहीं जाएगा और वो सीधे कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा। मान लीजिए डाइल्यूट भी है, तो डाइल्यूट भी है तो उसमें क्या होगा, यदि यहाँ ब्लड डाइल्यूट हो चुका है तो ये एडीएच नहीं रिलीज होगा, ठीक है। एडीएच रिलीज नहीं होगा तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा, धीरे धीरे ये वाला पोर्शन जो है वो यूज़ नहीं हुआ वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो धीरे धीरे ब्लड जो है अपने नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर लेगा। तो ये चीज़ चलते रहता है ब्लड यूरिन फॉर्मेशन में। इसे इस तरीके से आप समझो, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा,
मैं नेक्स्ट पेज एक लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि समर का टाइम है। अब समर में आपको मालूम है, समर में क्या होता है, हमारे बॉडी से वाटर रिलीज़ आउट होते रहता है और इसको कंपनसेट करने के लिए हमें वाटर ड्रिंक करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जितना पानी लॉस हो रहा है उतना पानी वो नहीं पी रहा है, समर में वो बहुत कम पानी पी रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसका यूरिन जो होगा, क्योंकि ब्लड तो अपना नॉर्मल कंपोजिशन मेंटेन करेगा ही, तो जो वहाँ फिल्ट्रेट था वो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा, तो यूरिन जो आएगा वो कंसंट्रेटेड होगा, येलो कलर का होगा। कैसा होगा? येलो कलर का। और क्योंकि कंसंट्रेटेड है मतलब कि यूरिया उसमें ज़्यादा है, तो यूरिया जो है वो एसिडिक है, और आपको मालूम है कि एसिड जो होता है वो बर्निंग इफेक्ट देता है। तो इस कारण से जो ये यूरिन है जिस पैसेज से रिलीज होगा उसमें वो एक बर्निंग इफेक्ट रिलीज़ करेगा। क्या करेगा? एक बर्निंग इफेक्ट रिलीज़ करेगा। और मान लीजिए कि पानी एक्सेस में वो आदमी पी रहा है, एक्सेस में वाटर ले रहा है, तो जब वाटर ले रहा है तो यूरिन, अब ब्लड जो है वो नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर लिया। ब्लड जैसे ही नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर लेगा उसके बाद डिसीट से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो यूरिन निकल जाएगा वहाँ से निकलेगा, क्योंकि पानी आप एक्सेस में ले रहे हैं, वो डाइल्यूट होगा, तो वो वाइट कलर का होगा, ठीक है, और वो कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में है वहाँ पर यूरिया, ठीक है, तो वो बर्निंग इफेक्ट रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन, तो उसमें जो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल कैपिलरी सिस्टम में टूटता है। ये क्या चीज़ में टूटता है? कैपिलरी सिस्टम में। और ये कैपिलरी सिस्टम जो टूटता है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इस ग्लोमेरुलस में वो होता हुआ और बोमेन्स कैप्सूल में फ़िल्टर होता है। कहाँ होता है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फ़िल्टर होता है, और इस फ़िल्टर को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या है, ये जो फिल्ट्रेट है वो आपका पीसीटी में एंटर किया। पीसीटी में क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वाटर है, आयंस हैं, सॉल्ट हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर पीसीटी में एब्जॉर्ब होती हैं। फिर यह फिल्ट्रेट जो है ये मूव करता है, फिल्ट्रेट मूव्स इन हेनलीज लूप। हेनलीज लूप, हेनलीज लूप में भी जो असेंडिंग हेनलीज लूप है वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि जो डिसेंडिंग हेनलीज लूप होता है, डिसेंडिंग हेनलीज लूप, वहाँ पे आयन का एब्जॉर्प्शन होता है फिल्टर से, ठीक है। तो अब ये फिल्ट्रेट जो है वो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट आपका डीसीटी में एंटर किया, ठीक है, और जो आपका वासा रेक्टा है वहाँ पर ब्लड का क्या कंपोजिशन है उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको बताया था कि डीसीटी के पास कुछ रिसेप्टर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स। तो थर्ड स्टेप अब स्टार्ट होगा। जो ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर सेल्स इफ़ द ब्लड which is flowing into the vasa recta near the DCT is concentrated. So in that particular case, that receptor cells will send the information to the brain. पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजेगा, और पिट्यूटरी एक हार्मोन को रिलीज़ करेगा, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ये आकर एक्ट करेगा DCT पे, और DCT को परमिएबल टू वाटर कर देगा, जिससे कि DCT से
पानी निकलकर और वासा रेक्टा में जाने लगे ताकि ब्लड अपने नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर सके। और जैसे ही ब्लड अपने नॉर्मल कंपोजिशन को अटेन कर लेता है या डाइल्यूट हो जाता है तो ये डीसीटी जो पिट्यूटरी है वो एडीएचडी रिलीज़ करना बंद कर देगा और फिर जो डीसीटी है वो अगेन इम्परमिएबल टू वाटर हो जाएगा और एक्सेस अमाउंट में वाटर जो है वो फिल्ट्रेट के साथ कलेक्टिंग डक्ट में डाला जाने लगेगा। और कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट डाला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट डाला जाता है उसे हम यूरिन कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से ये तीनों स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक समर वाला एग्जाम्पल भी देकर समझाया कि इसको आप डे टू डे लाइफ में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरीके से जो यूरिन होता है वो कब कंसनट्रेटेड हो जाता है और कब जाके वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, और कंसनट्रेट हो जाएगा तो क्यों, कंसनट्रेट करने का मतलब है कि उसमें यूरिया ज़्यादा हो गया और यूरिया ज़्यादा हो गया तो यूरिया जो है वो एसिडिक नेचर का है तो इट विल स्टार्ट गिविंग द बर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ होता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस वे द नाइट्रोजिनस वेस्ट, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड द एक्सेस आयन which are present into our body, they all of them are released from our body through urine or in the form of urine। और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर किस तरीके से हम रिलीज़ आउट करते हैं यूरिन को वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। वो क्या है अब वो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जाकर यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद वो रिलीज़ आउट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसे तो आप ध्यान से देखना और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो यू कैन सेंड मी द प्रॉब्लम, आई विल बी सॉल्विंग यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना है। थैंक यू।